नमस्कार दोस्तों, देश के टॉप फाइनेंस मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वॉल स्ट्रीट बैंक्स और ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने शुक्रवार को आपस में हाथ मिलाकर यह तय किया कि अडानी की बेपटरी हो चुकी रेल को अगले सप्ताह बर्बाद होने से बचाना है। यही आज के द टेलीग्राफ की हेडलाइन है। हेडलाइन आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑपरेशन अडानी दोस्त बचाओ इज अंडर वे और साथ में एक बॉक्स भी है। उस बॉक्स में एक मशहूर लेखक हैं नसीम निकोलस तालिब, उनकी तरफ से अडानी को एक सुझाव दिया गया है। उसका जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा है उनके हवाले से, इफ एवरीथिंग इज ओके डोंट प्रोड्यूस ए वीडियो सेइंग एवरीथिंग इज ओके। इसका क्या मतलब है यह भी आगे बताऊंगा। उससे पहले टेलीग्राफ की इस खबर में क्या है वो बताने से पहले जरा आज के दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक अखबार किस तेवर के साथ सरकार की मंशा को एक्सपोज करता है और बाकी अखबार कैसे सिर्फ वो खबर छापते हैं जो सरकार बताती है, और जो अखबार आप तक पहुंचता है उससे आप समझ नहीं पाते या आपको लगता है वाकई सब कुछ चंगा है, लेकिन दरअसल सब कुछ चंगा है क्या। तो आज के अखबारों की हेडलाइन जो सरकार ने कल सरकार के मंत्रियों के बयान के बाद आज के अखबार की हेडलाइन है, जैसे हिंदुस्तान की हेडलाइन है, अडानी पर विपक्ष अड़ा, सरकार बोली सब ठीक। देखते जाइए। और उसके बाद इसमें निर्मला सीतारमण का जो बयान है उस बयान का जिक्र है जिसमें कहा किसी एक घटना से किसी बात का अंदाजा लगाना गलत होगा। भारतीय बैंकिंग सेक्टर अभी काफी मजबूत स्थिति में है। एलआईसी और एसबीआई के शीर्ष अधिकारियों ने आगे आकर कहा है दोनों फायदे में है, जो भी सौदा हुआ दायरे में है। अच्छी खबर है, सब कुछ चंगा जैसा, एवरीथिंग इज ओके। यही आप तक पहुंचा होगा, यही अखबार सब आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन टेलीग्राफ ने क्या लिखा है उसको जानना समझना जरूरी है। जैसे दैनिक जागरण की हेडलाइन है, अडानी समूह को नियमों के मुताबिक ही बैंक ने दिया कर्ज, हालात पर नजर। अच्छी हेडलाइन है, सब कुछ अच्छा है। अमर उजाला की हेडलाइन, विपक्ष ने दूसरे दिन भी नहीं चलने दी संसद, लेकिन अमर उजाला ने कुछ खबरें वो छापी है जो विपक्ष के शोर शराबे की वजह से इसमें आपको एक मुकम्मल तस्वीर थोड़ी दिख सकती है। लेकिन जैसे नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, अडानी पर हंगामा, वित्त मंत्री ने कहा एसबीआई और एलआईसी सेफ। यह खबर सरकार की तरफ से कल बाजार में लॉन्च की गई, उतारी गई कि एलआईसी एसबीआई सब सेफ है, कुछ भी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। नवोदय टाइम्स, अडानी संकट, आरबीआई ने कहा बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर। बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल मजबूत है, यह आरबीआई ने कहा। यही सब आज के अखबारों की, सारे अखबारों की मोटे तौर पर यही हेडलाइन है, क्योंकि सरकार और सरकार के मंत्रियों की तरफ से कल यही सब कहा गया। अब द टेलीग्राफ क्या लिख रहा है इसको समझिए और कुछ और जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। तो अब द टेलीग्राफ के हवाले से जो पहली लाइन बोली मैंने वो फिर से रिपीट करता हूं। जो टेलीग्राफ की हेडलाइन है और उसके नीचे जो खबर है उसका हूबहू हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं। देश के टॉप फाइनेंस मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वॉल स्ट्रीट बैंक्स और ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने शुक्रवार को आपस में हाथ मिलाकर यह तय किया कि अडानी को या अडानी की बेपटरी हो चुकी रेल को अगले हफ्ते बर्बाद होने से बचाना। यह मैं अनुवाद बता रहा हूं। गौतम अडानी ग्रुप को निगलने जैसे संकट के बाद जिस तरह से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी, उससे सरकार सन्नाटे में थी, शॉक थी। निर्मला सीतारमण के बजट को भी अडानी संकट ने ओवरशैडो कर लिया था। एक सप्ताह के भीतर जिस तरह से अडानी ग्रुप के $100 बिलियन से ज्यादा यानी लगभग 10 लाख करोड़ डूबकर स्वाहा हो गए थे, सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कोई प्रतिक्रिया दें या क्या करें, कहीं विपक्ष को हमले का और मौका न मिल जाए। लेकिन शुक्रवार को सरकार ने अपनी चुप्पी और हिचक को किनारे रखा, डैमेज कंट्रोल में जुट गई और अडानी संकट के बाद से अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज देने का सरकार ने फैसला किया। ये द टेलीग्राफ लिख रहा है, एवरीथिंग इज ओके, मतलब सब चंगा है। समझ रहे हैं ना आप? यही मैंने कल रात के अपने वीडियो में बताया था कि अचानक कैसे वित्त मंत्री से लेकर मोदी सरकार के कई और मंत्री तक अडानी के मामले को मामूली घटना साबित करने में जुट गए। कई मंत्रियों के बयान कल रात के मेरे वीडियो में है और सबके बयान ऐसे आने लगे थे
जैसे अडानी के शेयरों के रसातल में जाने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। कल रात का जो मेरा वीडियो है, थंबनेल यहां लगा रहा हूं, आपने अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। महज एक सप्ताह में अडानी के विशाल आर्थिक साम्राज्य की चूलें हिल गई। अडानी ग्रुप का लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गया, सुहा हो गया, हवा हो गया। खुद अमीरों के अमीर गौतम अडानी अमीरी के तीसरे नंबर से शुक्रवार की सुबह 22वें नंबर पर आ गए थे। दोपहर बाद किसी तरह 17वें नंबर पर आकर सेटल हुए। लगभग 5 लाख करोड़ के नुकसान के साथ उनका अपना नेटवर्थ भी आधा रह गया। शेयर बाजार में तबाही के बवंडर हर रोज उठते रहे। डाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को अपनी लिस्टिंग से बाहर करने का ऐलान कर दिया। एनएसई तक को अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को सर्विलांस पर डालना पड़ा। 7 दिनों में हर रोज अडानी की कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट पर चिपक कर बैठते रहे। फिर भी देश के बादशाह की तरफ से यह संदेश दिया गया है, एवरीथिंग इज ओके, चिंता की कोई बात नहीं। यही द टेलीग्राफ की खबर का लबोलुआब है। इस खबर में आगे वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के उस बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था, शेयर बाजार में मची आपाधापी चाय के प्याले में उठे तूफान की तरह है। इसका मतलब तो यही हुआ कि लोड लेने की कोई जरूरत नहीं, यह मामूली बात है। अब चाय के प्याले में तूफान उठ भी कितना सकता है? थोड़ा अगर तूफान आया भी तो क्या आएगा, देखिए यहां तक आएगा। और अगर उठ भी गया तो क्या बिगाड़ लेगा? पीते वक्त लपक कर मुंह में जल्दी आ जाएगा, चाय जल्दी पी लेंगे, सुड़क लेंगे। थोड़ा होठ जल सकता है अगर ज्यादा गर्म हुई तो, यही तो होगा। वित्त सचिव महोदय ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि वित्तीय स्थिरता के पैमाने पर देखें तो चाहे निवेशक हो या कोई पॉलिसी होल्डर हो या जमाकर्ता हो या निवेश करने वाली कोई संस्था हो, किसी पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा और किसी भी सूरत में इस नजरिए से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में जो कहा गया है उसका अनुवाद लगभग यही है जो वित्त सचिव का बयान पीटीआई के हवाले से आया है। कुल मिलाकर मतलब यही है कि चैन से चादर तानकर सो जाइए। अगर आपने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया है तो भी, अगर डूबा है तो भी, एवरीथिंग इज ओके। इसके बाद देर शाम को आरबीआई की तरफ से भी बयान आ गया, बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से स्टेबल है। भारतीय बैंकों की तरफ से एक बड़े कॉर्पोरेट घराने को दिए गए कर्ज को लेकर मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट आई है, यह आरबीआई ने कहा। एक नियामक के तौर पर आरबीआई वित्तीय स्थिरता के लिए पैनी नजर रखता है। आरबीआई के पास एक केंद्रीय डेटा सिस्टम भी है जहां 5 करोड़ से ज्यादा के सभी कर्ज आवंटन की निगरानी की जाती है, आरबीआई ने कहा है। और यह आरबीआई का कल का बयान है। अब इसके ठीक 24 घंटे पहले परसों यानी गुरुवार को आरबीआई के हवाले से यह खबर आई थी कि आरबीआई ने बैंकों से यह जानकारी मांगी है कि अडानी ग्रुप में किस बैंक का कितना एक्सपोजर है ना दिलचस्प। एक दिन पहले खुद आरबीआई बैंकों से अडानी ग्रुप में एक्सपोजर का ब्यौरा मांगता है। पता नहीं वो ब्यौरा आरबीआई को मिला या नहीं, लेकिन 24 घंटे के भीतर खुद ही आरबीआई एवरीथिंग इज ओके वाली लाइन पर आकर यह कहता है कि उसके पास पहले से केंद्रीय डेटा सिस्टम भी है जहां 5 करोड़ से ज्यादा के सभी कर्ज आवंटन की निगरानी की जाती है। बड़ा गजब है। फिर सवाल तो यह उठता ही है कि अगर यह डेटा सिस्टम था आरबीआई के पास तो बैंकों से ब्यौरे मांगने की जरूरत क्या थी? तमल बंदोपाध्याय नाम के एक ट्विटर यूजर है, उनका ट्वीट देख रहा था सुबह। उन्होंने लिखा कि 2014 में स्टैब्लिश डेटा सिस्टम के मुताबिक आरबीआई के पास 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज आवंटन की जानकारी उनके टेबल पर होनी चाहिए। फिर यह मांगने की बात क्यों उठी? अंग्रेजी में उन्होंने भी लिखा, उसका हिंदी तर्जुमा। तो बहरहाल शुक्रवार को यह भी हुआ कि फिच रेटिंग एजेंसी ने भी अडानी ग्रुप में भरोसा दिखाने के लिए ऐसा ही बयान जारी किया और मैदान में आ गई। इसका भी जिक्र टेलीग्राफ ने अपने उसी रिपोर्ट में किया है जिसमें कहा गया है कि कैसे शुक्रवार को पूरा सिस्टम अडानी को उबारने की जुगत में लग गया। यह टेलीग्राफ की रिपोर्ट में और भी जो कुछ कोशिशें सरकार की तरफ से हुई उसका भी जिक्र है। यह अलग बात है कि शुक्रवार को ही अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के सवाल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का भी एक बयान आया था कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है।
इस बीच एक बार फिर से मोदी और अडानी की दोस्ती और उस दोस्ती के बदले अडानी को अब तक मिलने वाले फायदे का जिक्र भी होने लगा है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार यह सवाल संसद में उठाया गया है कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने अब तक जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो क्या कह रही है। 7 समुंदर पार फाइनेंशियल मार्केट्स के बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े स्टॉक मार्केट्स, S&P, डाउ जोन्स अदानी एंटरप्राइजेस को यह कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आक्षेप और आरोप है फ्रॉड के, और इसलिए वो इंडेक्स में बने नहीं रह सकते हैं। 7 समुंदर पार जो जॉनसन एलारा कैपिटल के डायरेक्टर थे, जिन्होंने अडानी के FPO में पैसा लगाया था और पूर्व यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं, उनको अपने पद से, डायरेक्टर थे एलारा कैपिटल में, उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में 7 समुंदर पार इंस्टीट्यूशंस जो हैं आक्षेपों को लेकर चिंतित हैं और एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है मानो जी कुछ हुआ ही ना हो। सेबी से एक शब्द सुनाई नहीं देता है। कहां है SFIO, कहां है ROC, कहां है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसे बर्ताव कर रही है शुतुरमुर्ग की तरह कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है और मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो असलियत यह है कि अडानी जी जो हैं वो सबको ले डूब रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स में, मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 24 जनवरी से आज तक। 15 लाख करोड़ डूबे हैं। 10 लाख करोड़ अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाख करोड़ उन रिटेल इन्वेस्टर्स के डूबे हैं जिन्होंने इस विश्वास से पैसा मार्केट में लगाया था कि वो मार्केट के चलते बढ़ेगा, पर उनको भी झेलना पड़। उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद हिंदुस्तान की 4000 से ज्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है, जो अच्छे से चलती हैं, जो साफ सुथरी हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें पैसा लगाया हुआ है, लेकिन भुगतना उनको भी पड़ रहा है अडानी जी के कुकर्मों को और सरकार की मिली भगत को। तो सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है, यह सवाल है। क्यों सेबी कुछ नहीं कर रहा है, क्यों SFIO कुछ नहीं कर रहा है, कहां है ED, कहां है MCA, कहां है ROC, कोई शब्द नहीं है। मोदी जी ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो तो दोस्ती निभाने पर तुले हुए हैं। वो तो सदन में भी चर्चा नहीं होने देते, सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि उस रिटेल इन्वेस्टर को कौन बचाएगा जो अडानी जी के कुकर्मों का फल भुगत रहा है। संसद के दोनों सदनों में हंगामे और शोर के बीच भी सरकार आंख कान बंद किए बैठी रही, लेकिन बाहर मंत्रियों के ऐसे बयान जरूर आ गए कि सब कुछ चंगा है। सोमवार का दिन अब अडानी के लिए अहम होगा। सोमवार मतलब आज शनिवार है, कल रविवार, परसों। और मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए भी सोमवार अहम होगा। कांग्रेस ने 6 फरवरी को देश भर के जिलों में SBI और LIC के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। इस बीच ट्विटर पर फोर्ब्स में 12 मार्च 2014 को छपी मेघा बहारी की एक रिपोर्ट को बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। मेरी भी नजर पड़ी, जिसमें लिखा गया है, उस रिपोर्ट में जो मार्च में लिखा गया था कि अडानी नरेंद्र मोदी के कितने प्रिय और कितने करीब रहे। जब यह रिपोर्ट छपी थी तब मोदी गुजरात के CM थे, PM के दावेदार थे, चुनाव प्रचार में दिन रात जुटे थे, उसी जहाज से जिसकी तस्वीरें बार बार आती रहती है, अडानी का जहाज। इस रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ में गौतम अडानी के बेटे की शादी का जिक्र है, जिस शादी के हर समारोह में नरेंद्र मोदी परिवार के सबसे करीबी दोस्त की तरह मौजूद थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुजरात में जब पिछले साल यानी 2013 को भारतीय अरबपति गौतम अडानी के बेटे की शादी हुई थी, तब उनकी गेस्ट लिस्ट में तमाम उद्योगपति, बैंकर और CEO थे, लेकिन सब एक रात के लिए पहुंचे और बहुत तो ऐसे भी थे कपल को शुभकामनाएं दी और जो मुख्य कार्यक्रम था शादी का बिना अटेंड किए भी चले गए। लेकिन एक खास दोस्त जो शादी के हर समारोह में शामिल रहे, एकदम खास पारिवारिक अंकल की तरह, एकदम रिलैक्स और हंसमुख, वो खास पारिवारिक दोस्त नरेंद्र मोदी थे। अडानी के गृह राज्य के CM नरेंद्र मोदी। तब अडानी की हैसियत इतनी थी कि दुनिया के अमीरों में 609 नंबर पर थी। इसी रिपोर्ट में उनका नेटवर्थ $2.8 बिलियन था, मतलब आज से बहुत कम। आज तो डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा है, 80 पार मोदी राज में यह भी हुआ। मोदी के PM बनने के बाद ही 2014 के बाद से अडानी का सितारा चमका। ऐसा चमका कि उनकी कंपनियों के शेयर रॉकेट हो गए। बिल्कुल एक ग्राफिक्स है पुराना, भास्कर के हवाले से, अप्रैल तक का इसमें आंकड़ा है।
वो मैं बताता हूं। उससे पहले ये भी कि ये जो रिपोर्ट ट्विटर पर लोग शेयर कर रहे हैं, शादी ब्याह में कोई किसी के कार्यक्रम में जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक निजी रिश्ता है, था तो गए, अडानी के बेटे की शादी में गए या उनके पारिवारिक कार्यक्रम में जाए मोदी जी, ये उनका विशेषाधिकार है। सवाल यहां इसलिए उठ रहा है कि एक कारोबारी, एक उद्योगपति, एक बिजनेसमैन जो दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में शुमार हो गया, जिसकी तरक्की की कहानी बीते 8 सालों की है, खासतौर से बीते 3 सालों की है, तो बहुत तरह के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। आरोप ये कि हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे फूड सेक्टर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में अडानी का दबदबा जिस ढंग से बढ़ रहा है, यहां तक कि मुंबई में धारावी को डेवलपमेंट का काम भी अडानी को मिल गया। कोई काम बचा नहीं जो अडानी नहीं कर रहे, और हर काम अडानी कर रहे हैं, और हर काम में कहीं न कहीं लोगों का आरोप है, विपक्ष के नेताओं का, कि उनके लिए कुछ रियायतें भी दी जाती हैं या दी गई हैं। यह अलग बात है कि ऐसी खबर किसी ने अगर पहले छापी 5 साल 6 साल पहले पत्रकार ने 2017 में, तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी हुआ, परंजय गुहा ठकुराता के खिलाफ जेल जाने की नौबत हो गई थी। तो अडानी से मोदी के रिश्ते, जिस रिश्ते का फायदा अगर अडानी को मिला, जो विपक्ष का लगातार आरोप है, राहुल गांधी अपनी सभाओं में, रैलियों में लगातार कहते रहे, 2014 में भी, 19 में भी, अभी भी, और अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी। तो ये सवाल, और इस सवाल का जवाब कौन देगा? और अडानी की ग्रोथ स्टोरी कहकर कि अडानी की ग्रोथ स्टोरी की पर हमला है, या अडानी के ग्रोथ पर बात करना, या अडानी की कंपनियों में कुछ गोरख धंधे पर बात करना, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर हमला है, यह कहकर खारिज करना क्या सही है या जांच होनी चाहिए? ग्राफिक्स जो है, जब लोग बात करते हैं अडानी के ग्रोथ की, तो इसका जिक्र जरूर होता है कि 2014 में जो गौतम अडानी करीब 40,000 करोड़ के नेटवर्थ वाले थे, वो 2022 के आखिर तक में 10 लाख से 12 लाख करोड़ के बीच में होते थे। कभी मार्केट कम हुआ तो 10 लाख करोड़, बढ़ा तो 12 लाख करोड़, हर साल बढ़ते गए। ग्राफिक्स आप जो देख रहे हैं, लेकिन असली ग्रोथ उनका हुआ है बीते 3 सालों में, मतलब 2019, 20, 21, और थोड़ा अगर करें तो कोविड काल में, जब बेरोजगारी हो रही थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी, तबाही मची थी, अडानी तब भी रॉकेट हो रही थी। अडवाणी कई बार बोल जाता हूं, अडवाणी का हाल तो आपको पता ही है। तो अडवाणी वहां है, अडानी कहां है, एक मात्रा का फर्क है, इसलिए माफ करिएगा। बहरहाल, तो ये ग्रोथ स्टोरी है, और चूंकि ये ग्रोथ स्टोरी है, इसलिए सवाल है, क्योंकि अगर उस ग्रोथ स्टोरी को एक्सपोज किया किसी ढंग से, और अगर हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिकी रिसर्च एजेंसी ने 100 पन्ने से ज्यादा लंबी रिपोर्ट में बहुत सवाल उठाए, जिसका जिक्र मैंने भी 2-3 वीडियो में किया है, उन सवालों का जवाब सरकार जांच कराकर ही दे सकती है, या सरकार यह कहकर कि एवरीथिंग इज ओके। और अगर आप इसको मानने को तैयार हैं, एवरीथिंग इज ओके, तो आराम से, मैंने कहा, चादर तान के आप भी सोइए। लेकिन फिर अडानी साहब को वो वीडियो बयान जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, नौबत क्यों पड़ी, ये सोचना पड़ेगा। ये कहना कि LIC ने 30 से 35 हजार करोड़ सिर्फ इन्वेस्ट किए, वो एक समय में 85 हजार करोड़ हो गया, अभी थोड़ा कम हो गया, या 40-45 हजार करोड़ है, तब भी LIC को फायदा है, बहुत कम है, 1% LIC ने किया, ये सब कहने को ठीक है। लेकिन वो 35,000 करोड़ भी अगर इन्वेस्ट किया, और जो 85,000 करोड़ चला गया, वो आज अगर 40,000 या 42,000 या 45,000 करोड़ है, तो लॉस तो LIC को हुआ। उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही LIC अपने निवेशकों को पैसे देती है। क्या यह पैमाना तय होगा कि इतना ही है, बस इतना ही, इतना भी क्यों है? यह सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है, और मैंने जैसा कि फिर कहा, इस पूछने की एक बुनियाद है। बुनियाद यह है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे देश के सबसे ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री मोदी, उनकी निकटता का अगर किसी ढंग से अडानी को फायदा होता है, जिस बात की तस्दीक करने के लिए तमाम तरह की दलीलें और तर्क हैं, तो फिर यह सवाल तो वाजिब है। सिर्फ यह कहकर कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देश पर हमला है, इसे खारिज किया जाना वाजिब है कि नहीं, आप भी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, और उसके बाद तय करिएगा कि क्या अडानी का मतलब मोदी है, और अडानी की कंपनियों में गोरख धंधे की बात करना क्या देश के खिलाफ बात करना है? क्या देश मतलब
अडानी है? ये आप सोचते रहिए, पता नहीं इसका जवाब आपको कब मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी सोमवार को, खास तौर से क्योंकि सोमवार को बाजार भी खुलेगा। देखना होगा कि अडानी की कंपनियों के शेयर गोते लगाते हैं या। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म कर